हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 1 अगस्त 2020 का गाइज ये करंट अफेयर्स का लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। जितने भी न्यूज के सोर्सेज होते हैं, पीआईबी की रिपोर्ट्स हो, चाहे राज्यसभा की डिबेट्स हो, चाहे द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट, सबके सब यहाँ पर कवर करवाए जाते हैं। तो एक बार आपने लेक्चर को एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं तो मैंडेटरी है इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखना। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज यहाँ पर कवर की जाती है। एंड सिविल सर्विसेज में जो हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो उसकी न्यूज यहाँ पर कवर होती है उसी के हिसाब से पेपर वाइज। तो देख सकते हैं आप पेपर 1, पेपर 3 और ये पेपर 2 की न्यूज जो टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। फेसबुक पर जाकर आप मेरे फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक अकाउंट पे जाकर, ये मैं कमलाक्ष झा के नाम से फेसबुक पर हूं, जो मेरा नाम है। एंड झा_सर ये अपना टेलीग्राम का चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और चेक कर लीजिए नीचे सब्सक्राइब का बटन जो है वो आपने हिट किया है कि नहीं। करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा नाम का ये चैनल है अपना, तो इसको आप जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पे भी जरूर हिट कर दीजिएगा। तो चलिए अब समय ना वेस्ट करते हुए लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। सो पेपर 1 की पहली न्यूज से शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पर नटेसा के बारे में बात हो रही है। देखिए गाइस, लंदन पर अभी हाई कमिश्नर जो है लंदन का, वहां पर ये नटेसा की मूर्ति अभी मौजूद है। 1998 में 22 साल पहले ये हमारी कंट्री से स्मगल करके गई थी और अभी ये लंदन हाई कमिश्नर के पास है और ये वापस आ रही है इंडिया। नटेसा ये मूर्ति है, राइट। तो क्वेश्चन बन सकता है नटेसा मूर्ति जो है वो किसकी मूर्ति है? तो भगवान शिव जी की मूर्ति है। 22 साल पहले ये स्मगल हुई थी इंडिया से। 9th सेंचुरी के पीरियड की ये मूर्ति हम लोग को देखने को मिलती है और प्रतिहारा स्टाइल जो है राजस्थान का, तो उस पर ये बनाई गई है। प्रतिहारा स्टाइल देखो, गंधारा आर्ट, अमरावती आर्ट, मथुरा आर्ट, प्रतिहारा स्टाइल, तो ऐसी जो चीजें होती हैं ये आर्ट एंड कल्चर में अक्सर पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना आप। घटेश्वर टेम्पल कहां पर है ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो घटेश्वर मंदिर राजस्थान के अंदर हम लोग को बरौली में देखने को मिलता है। ये देखिए घटेश्वर मंदिर बरौली राजस्थान के अंदर। अक्सर डायरेक्टली कभी कभी मैच द फॉलोइंग वाले ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। और यहाँ पर आप देखिए ब्यूटीफुल नंदी की भी आपको फोटो दिखाई देगी। यहाँ पर आप देखेंगे ये नंदी बने हुए हैं, तो ये भगवान शिव जी की जो है वो मूर्ति है और ये मूर्ति जो है वो रेयर सैंडस्टोन की बनाई गई है। एक दुर्लभ बलुआ पत्थर की ये मूर्ति हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बस इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए और ये मंदिर का लोकेशन जरूर याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाते हैं। पोर्ट लुइस मॉरिशस की कैपिटल सिटी हम लोग को देखने को मिलती है जिसका नाम है पोर्ट लुइस। इंडियन ओशियन पर है ये मॉरिशस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मॉरिशस, यहाँ पर इंडिया आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए आप मॉरिशस इंडियन ओशियन पे। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने दोनों ने मिलकर अभी उद्घाटन किया है एक नए सुप्रीम कोर्ट का पोर्ट लुइस के अंदर। और ये इंडिया ने फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रोवाइड किया था, यानी कि ग्रांट असिस्टेंस इंडिया के द्वारा ये सुप्रीम कोर्ट को बनाने के लिए प्रोवाइड किया गया था। तो अभी इसका उद्घाटन हुआ है, तो इसको लेकर ये न्यूज हम लोग को देखने को मिली थी, जिसके बारे में एक जनरल जानकारी आपको होनी चाहिए, स्पेशली लोकेशन वाइज थोड़ी बहुत। और पेपर 1 से रिलेटेड गाइस इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। 34 सालों बाद गाइस एजुकेशन में रिफॉर्म हम लोग को देखने को मिल रहा है। पहली एजुकेशन पॉलिसी आई है 34 सालों बाद। तो आप सोच ही सकते हो कि एग्जामिनेशन में ये टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग को देखने को मिलता है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। एजुकेशन रिफॉर्म्स हर साल मेंस में पूछे जाते हैं, इस साल डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो पूरी की पूरी चीज हम लोग डिटेल में देखेंगे इससे रिलेटेड। सबसे पहली बात तो इस नई एजुकेशन पॉलिसी का मकसद क्या है? इंडिया को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर पर दोबारा से पुनः स्थापित करना है, रीबिल्ड करना है। यहां पर जो रीबिल्ड है ये आपकी मेन चीज है ध्यान में रखने वाली, राइट। क्योंकि एक टाइम पर इंडिया जो था गाइस, उसका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हुआ करता था। आप देख सकते हैं कि पहले के समय पर इंडिया में काफी ज्यादा इनोवेशन हुआ करते थे, हम लोग लीड करते थे इनोवेशन के मामले में, आइडियाज के मामले में। बट आज की रेट में हम लोग वेरियस इनोवेशन आइडियाज आज भी करते हैं, ऐसा नहीं है, बट हम लोग काफी ज्यादा वेस्टर्न पावर से अडॉप्ट करते हैं और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पर भी हम लोग को देखने को मिलता है। तो कहा गया इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को इस प्रकार से बिल्डअप करना कि हमारा जो इंडियन कल्चर की जो डीप रूट्स है वो दोबारा से स्थापित हो, पुनः स्थापित हो, राइट। और हाई क्वालिटी एजुकेशन सबको हम लोग जो है वो प्रोवाइड कर सकें और लीडर बने एजुकेशन के मामले में वर्ल्ड में, राइट। तो ये चीज जो है इसका मेजर फोकस है। तो ये लाइन तो बिल्कुल आपको याद रखनी ही है, राइट, क्योंकि यही चीज है जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जैसे रीबिल्ड की जो बात हो रही है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीजें अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। इस पॉलिसी के लिए गाइस के कस्तूरी रंजन जी का नाम आपको पता होना चाहिए। कभी कभी के कस्तूरी रंजन कमिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये इसरो के फॉर्मर चीफ थे, फॉर्मर इसरो चीफ के कस्तूरी रंजन। तो इनका एक पैनल था
राइट, यानी कि इनकी एक कमिटी थी जिन्होंने अपना ड्राफ्ट जो है वो सबमिट किया था दिसंबर 2018 में, जिसको पब्लिक किया गया था 2019 के समय पर फीडबैक पर्पस के लिए, यानी कि पब्लिक जो है वो उस पर इनके ड्राफ्ट पर फीडबैक दे। तो ये मेन जो कहानी है एजुकेशन पॉलिसी की, वो उसके पीछे के कस्तूरी रंजन जी का बहुत बड़ा रोल है। तो इनका नाम आपको थोड़ा पता होना जरूरी है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाते हैं। पॉलिसी की हाइलाइट्स हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें इस पॉलिसी में हम लोग को देखने को मिल रही हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, काफी समय से एजुकेशन सेक्टर पर स्पेंडिंग ज्यादा नहीं होती थी, बट अब बताया जा रहा है कि टारगेट किया जाएगा कि हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंडिया की जो जीडीपी है उसका 6% एजुकेशन पर्पस के लिए उपयोग में लिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नाम चेंज कर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब से हम लोग एमएचआरडी नहीं बोलेंगे, अब से हम लोग क्या बोलेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया। दो चीज हमने देखी, एक तो स्पेंडिंग की बात हुई है 6%, दूसरी चीज नाम जो है वो चेंज हुआ है, रीनेम हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक पेज में सिर्फ ये फिगर देखो आप, पूरी चीज आपको याद हो जाएंगी। तो आगे चल के मैं इस प्रकार के फिगर्स वगैरह भी ज्यादा इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप जब रिवाइज करें इस पीडीएफ के थ्रू तो आपको फटाफट चीजें जो है वो समझ में आती रहे। ठीक है, तुरंत स्क्रॉल करते हुए मैं, क्योंकि रिवीजन आपका हो सके। इसके अलावा डिजिटल एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसके बारे में क्या कहा गया है कि एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। ये क्या करेगी गाइस, तो यहाँ पर जो ऑफिशियल्स जो होंगे, बेसिकली आईएएस ऑफिसर्स यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेंगे, तो ये आइडियाज जो है वो क्रिएट करेंगे। राइट, किससे रिलेटेड, डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड, कि कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है लर्निंग को बढ़ाने के लिए, प्लानिंग को और एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए। तो उस पर पूरे सोच विचार जो है वो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो ये चीज याद रखनी है आपको। दूसरी बात क्या हम लोग को देखने को मिल रही है कि एक सेपरेट टेक्नोलॉजी यूनिट, यानी कि एक और सेपरेट ऑफिस जो है वो तैयार किया जाएगा, जो कि डिजिटल एजुकेशन रिसोर्सेज जो है वो तैयार करेंगे, जो कंटेंट वगैरह जो होते हैं ना डिजिटल एजुकेशन के, वो तैयार करेंगे। और ये जो नई यूनिट जो होगी वो कोऑर्डिनेट करेगी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कंटेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग पर्पस के लिए, यानी कि कुल मिलाकर जो डिजिटल एजुकेशन के लिए जो रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, तो उस पर काम जो होगा वो एक सेपरेट यूनिट, एक सेपरेट बॉडी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज यहां पर देखिए। अब टीचर एजुकेशन से रिलेटेड क्या बात हुई है, तो कहा जा रहा है कि 2030 तक मिनिमम डिग्री जो होगी टीचर के क्वालिफिकेशन की, यानी कि अगर किसी को टीचर बनना है, पढ़ाना है, तो उसके लिए उनको 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम जो है वो करना पड़ेगा, तभी जाकर जो है वो टीचिंग कर सकेंगे। तो मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन 2030 तक जो है ये लागू होगी, ऐसा कहा जा रहा है। और बताया जा रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन पर्पस के लिए टीचर्स को जो है वो ट्रेनिंग वगैरह जो है वो दी जाएगी, और जिससे कि ये जो डिजिटल डिवाइड हम लोग को देखने को मिलता है ना, क्योंकि काफी सारे ऐसे टीचर्स हैं जो ऑनलाइन नहीं पढ़ा पाते, टेक्नोलॉजी से अवगत नहीं होते वो, राइट, तो उनको टेक्नोलॉजीज के बारे में सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, समय समय पर उनकी ट्रेनिंग की जाएगी क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करने के लिए। राइट, तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली। अब स्कूलों के बारे में क्या बोला इस पॉलिसी ने, तो ये देख लेते हैं। तो बताया गया है कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन जो होती है, यानी कि जो प्री प्राइमरी वाले स्कूल्स नहीं होते, आपने देखा होगा झूला घर होता है, किंडर गार्डन होता है, जहां पर छोटे छोटे बच्चे 3 से 6 साल की उम्र के वो दाखिला लेते हैं, वो जाते हैं वहां पर। तो बताया जा रहा है 2025 तक इसको भी यूनिवर्सलाइज किया जाएगा, यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स में क्या पढ़ाना है, क्या सिखाना है, कैसी स्किल्स डेवलप करनी है छोटे बच्चों के अंदर, वो पूरी एक गाइडलाइंस के थ्रू जो है वो सेट की जाएगी। राइट, उसको यूनिवर्सलाइज किया जाएगा। इसके अलावा जो एजुकेशन है प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी लेवल तक, यहां पर 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो लाने पर टारगेट किया जा रहा है कि 2030 तक यहां पर 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होगा। अब व्हाट इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, एनरोलमेंट पर फोकस करो, एनरोलमेंट मतलब दाखिला लेना। तो जो बच्चे हैं जो सेकेंडरी लेवल तक के, यानी कि बताया जा रहा है कि जो सेकेंडरी लेवल तक के जो बच्चे हैं वो 100% हमारी कंट्री में सभी लोग सेकेंडरी लेवल तक की स्टडीज जो है वो कंडक्ट कर सकें, यानी कि सभी लोग जो है वो एटलीस्ट जो है वो सेकेंडरी लेवल तक पढ़ सकें, सभी लोग दाखिला ले सकें। तो इस पर जो है वो टारगेट किया जा रहा है कि 100% जितने भी बच्चे हैं वो सेकेंडरी लेवल एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर लें। इसके अलावा कुछ और नए स्कूल करिकुलम की यहाँ पर बात हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि क्लास 6 से ही छोटे बच्चों को कोडिंग और वोकेशनल स्टडीज पढ़ाई जाएगी। और इसमें एक और चीज है वोकेशनल स्टडीज के लिए और कोडिंग के लिए, कि 10 दिन के लिए बच्चों को इंटर्नशिप करवाई जाएगी, यानी कि 6ठी क्लास से ही बच्चे जो है वो इंटर्नशिप करेंगे। उनको बिना बैग लिए, बैगलेस मतलब स्टडीज ये बताई जाती है कि उनको बिना बैग लिए, यानी कि बैग लेकर स्कूल नहीं जाना है उनको, उनको सिर्फ ऐसे ही जाना है स्कूल 10 दिन के लिए, और वहां पर उनको वेरियस स्किल से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, अलग अलग स्किल्स के बारे में उनको बताया जाएगा, वो एक्सपीरियंस करेंगे अलग अलग प्रकार की स्किल्स, जैसे कि कारपेंटर कैसे काम करते हैं, कारपेंट्री का काम कैसे होता है, प्लम्बर का काम कैसे होता है। तो ऐसे जो अलग अलग प्रकार के स्किल्स हैं उनसे उनको अवगत कराया जाएगा। तो हर एक प्रकार की स्किल्स जो है वो बिल्डअप करने की यहाँ पर बात की जा रही है। जैसे कि हमने बोला था ना कि आज आज के युग में, आज के पीरियड में जो डिमांड इंडस्ट्रीज को है, जो डिमांड वर्क प्लेसेस को है, वो
एग्जैक्टली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो इसके तहत बच्चों को एक बेहतरीन तरीके से ट्रेन किया जाएगा। तो बहुत ही शानदार ये, जिसका तोड़ नहीं है, ऐसी पॉलिसी यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रही है। जो भी गैप्स आ रहे थे आज तक, वो सभी गैप्स इस पॉलिसी के थ्रू फुलफिल हो जाएंगे। तो बहुत ही शानदार पॉलिसी है, ये आप अपने मेंस में लिखेंगे। एक कंट्रोवर्शियल चीज भी यहां पर आई थी, जैसे कि क्लास 5th तक के जो बच्चे हैं उनको मदर लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। यहां पर काफी जो हम लोग को क्रिटिसिज्म देखने को मिला, वो ये देखने को मिलेगा कि अगर कोई व्यक्ति एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, यानी कि उनका बच्चा छोटा है और वो जाते हैं एक स्टेट से, जैसे कि मान के चलो एक व्यक्ति केरला से चले गए महाराष्ट्र, तो ऑब्वियस ही बात है कि महाराष्ट्र में जो प्राइमरी एजुकेशन होगा, यानी क्लास 5th तक का जो एजुकेशन होगा, वो मराठी में होगा, राइट? क्योंकि वहां पर ज्यादातर हम लोग को देखने को मिलता है मराठी लैंग्वेज डोमिनेंस है वहां पर। तो एजुकेशन सिस्टम जो होगा, ज्यादातर जो स्कूल्स होंगे वो मराठी लैंग्वेज में होंगे, और यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को हैम्पर किया जा रहा है, राइट? तो इस पर इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर यहाँ पर टारगेट किया गया था कि इंग्लिश मीडियम पर थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस देना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो यूनिवर्सल हम लोग को देखने को मिलती है। क्योंकि अगर आगे चल के बच्चों को मतलब जो बच्चा जब बड़ा होगा तो आगे चल के उसको अलग अलग कंट्री में जाकर अगर कंपीट करना है, तो इंग्लिश लैंग्वेज उसको आना बहुत जरूरी है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में यहाँ पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया गया था, बट आज की डेट में इंग्लिश लैंग्वेज का उपयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। एटलीस्ट बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज बोलना और समझना आना बहुत जरूरी है। इसके अलावा बताया गया कि न्यू करिकुलर फ्रेमवर्क जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाना है प्री स्कूल और आंगनवाड़ी के लिए। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है, राइट? तो ये चीज हमने देखी स्कूल से रिलेटेड। के अलावा नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसके तहत बताया जा रहा है कि क्लास 3rd का जो बच्चा है, 3rd लेवल तक के जो बच्चे हैं, तो 2025 तक बेसिक स्किल्स जो है वो उनमें डेवलप हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं गाइस, हमारी कंट्री के अंदर सेकेंडरी लेवल के जो बच्चे हैं वो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं कर पाते हैं, और ना ही वर्ड को प्रोनाउंस कर पाते हैं, कोई भी वर्ड प्रॉपर तरीके से, ना उस वर्ड को लिख पाते हैं। तो ऐसी चीजें भी हमारी कंट्री में देखने को मिली है। तो फोकस किया गया कि तीसरी क्लास तक का जो बच्चा है वो उसके पास बेसिक स्किल्स आ जाए न्यूमरेसी के और लिटरेसी के, इस पर टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम को इजी बनाया जा रहा है। टारगेट किया जाएगा कि बच्चों को रट्टू तोता नहीं बनाना है, मेमोराइजिंग फैक्ट की जगह बच्चों को कोर कॉम्पिटेंसी का टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि वो रटने वाली चीजें जो है वो स्किप की जाएंगी, और जो मतलब जो कोर कॉम्पिटेंसीज वगैरह जो होती हैं, एनालिटिकल स्किल्स जिससे कि बच्चे की डेवलप हो, तो ऐसी चीजें जो है वो कुछ लाई जाएंगी, राइट? इंट्रोड्यूस की जाएंगी। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है। और बच्चा जो होगा वो 2 बार एग्जाम दे सकता है या दे सकती है, राइट? 2 बार एग्जाम, ट्वाइस जो है वो अलाउ किया गया है। कि जैसे कि एक बार बच्चे ने स्कोर किया 50%, अब उसको मजा नहीं आया, उसने बोला कि नहीं नहीं मैं फिर से एग्जाम देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और फिर नेक्स्ट टाइम फिर उसका जो भी स्कोर रहेगा। तो उस हिसाब से भी ऐसी चीजें यहाँ पर लाई गई हैं, जैसे कि बच्चे थोड़े रिलैक्स्ड रहें, राइट? ज्यादा मेंटल प्रेशर ना लें, और सही चीज जो ब्रेन डेवलपमेंट की होती है उस पर यहाँ पर टारगेट किया गया है। स्कूल गवर्नेंस जो होगा उसको बताया जा रहा है कि उसमें भी कुछ चेंजेस लाए जाएंगे स्कूल गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन में। इसमें बताया जा रहा है कि नई नई मान्यता प्रोवाइड कराने वाला फ्रेमवर्क स्कूल के लिए जो है वो लाया जाएगा, न्यू एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क, मान्यता प्रोवाइड कराने वाला। और एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हम लोग को देखने को मिलेंगी जो कि दोनों पब्लिक और प्राइवेट स्कूल जो है उनको रेगुलेट करेंगी, मॉनिटर करेंगी, चेक करेंगी, राइट? हायर एजुकेशन की बात करें गाइस, तो देखिए 4 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री हम लोग को देखने को मिलेगी, मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन के साथ ये बताई जा रही है। इस चीज को मैं आपको समझाऊंगा, पहले ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट देखो, क्योंकि ये दोनों चीज एक साथ ही आपके समझ में आएगी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में आ सकता है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है? जैसे कि एक बच्चे ने एक कॉलेज में दाखिला लिया, ठीक है, अब पहले साल पढ़ने के बाद उसको लगा नहीं यार मुझे तो कॉलेज छोड़ना, मुझसे ये वाला कॉलेज नहीं हो पा रहा, या फिर ये पर्टिकुलर कोर्स नहीं हो पा रहा, मुझे दूसरा कोर्स करना है। तो 1 साल में उस बच्चे ने जितना भी स्कोर किया है, वो जब दूसरे कॉलेज जाएंगे तो उनका स्कोर, उनका एकेडमिक्स जो है वो उसी के साथ जाएगा, राइट? तो वो जो क्रेडिट होता है, एकेडमिक्स जो होता है, वो उन्हीं के साथ रहेंगे। तो जिससे कि क्या होगा, जो बच्चे ने अगर 1 साल पढ़ाई करी है तो उसकी 1 साल की पढ़ाई वेस्ट नहीं होगी, वो ड्रॉप आउट का 1 साल की पढ़ाई वेस्ट नहीं होगी। वो फर्दर कभी भी नेक्स्ट टाइम जब भी पढ़ाई अपनी रिज्यूम करेंगे या दूसरी सिरे से जो है, यानी कि या फिर दूसरी फील्ड में जो है वो काम करेंगे, तो उस समय उनका क्रेडिट स्कोर भी उनके साथ जुड़ जाएगा। तो ये भी बेहतरीन चीज यहाँ पर नई एजुकेशन पॉलिसी में हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इसीलिए मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन भी अवेलेबल कराया गया है, और एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट के थ्रू इजी हो जाएगा बच्चों के लिए कि वो इंस्टीट्यूशंस के बीच में अपने क्रेडिट को जो है वो लेकर जाएं, राइट? जैसे कि मान के चलो कि पहले साल पर बच्चे ने 50% स्कोर किया, राइट? अब जो नेक्स्ट ईयर पर जो वो दूसरे कॉलेज में जाएंगे तो उनका वो 50% का जो क्रेडिट है, 50% का जो स्कोर है, वो उन्हीं के साथ रहेगा, राइट? फिर वो सेकेंड ईयर पर दाखिला ले सकते हैं और इस प्रकार से अपनी फर्दर ग्रेजुएशन डिग्री जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं।
तो 4 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री होगी, ये वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है। फिल डिग्री जो होती है उसको खत्म कर दिया गया, उन्होंने बोला कि इससे अच्छा तो फिल किसी काम की नहीं है, बेटर है कि पीएचडी ही बच्चा जो है वो करे। नया अम्ब्रेला रेगुलेटर जो है वो सभी हायर एजुकेशन के लिए लाया जा रहा है, सिर्फ मेडिकल और लीगल कोर्सेज को छोड़कर। तो बट ये वाली चीज बहुत अच्छे से याद रखना, ये चीज आपसे पूछी जाएगी। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है। सिंपल सी चीज है जिसको बस आपको ध्यान रखना है, कोई बैंक वैंक नहीं है ऐसा, राइट। और सिंपल सी बात यह है कि बच्चे के क्रेडिट, बच्चे का जो स्कोर है उसको ट्रांसफर किया जाएगा। ट्रेडिशनल नॉलेज से रिलेटेड जो बात की जा रही है, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में जब हमने चर्चा करी थी, इसकी शुरुआत की मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिया के जो कल्चर्स हैं, डीप रूटेड कल्चर्स, तो उसको ध्यान में रखते हुए एजुकेशन सिस्टम को बनाना है। तो इंडिया का जो नॉलेज सिस्टम है गाइस, इसमें ट्राइबल और इंडिजीनियस नॉलेज हम लोग को देखने को मिलता है। तो बताया जा रहा है कि ये करिकुलम में ऐड किया जाएगा, राइट। और साइंटिफिक और एक्यूरेट तरीके से ये ऐड किया जाएगा, बताया जा रहा है। यानी मतलब इंडिया का जो ट्राइबल और इंडिजीनियस नॉलेज है, यानी कि इंडिया का जो एंशिएंट पीरियड से जो नॉलेज जो हम लोग को देखने को मिल रही है, तो उसको भी जो है वो ऐड करने की यहाँ पर बात की जा रही है विथ साइंटिफिक मैनर, यानी कि साइंटिफिक मैनर में इसको ऐड किया जाएगा। स्पेशल फोकस कहां पर रखा गया? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर, ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर जो बच्चे जो होते हैं गाइस वो इकोनॉमिक, सोशल और कास्ट बैरियर फेस कर रहे होते हैं। तो ऐसे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको स्पेशल एजुकेशन जोन जो है वो नाम दिया गया है। और यहाँ पर ज्यादा जो है वो फोकस किया जाएगा बच्चों के एजुकेशन के ऊपर, और यहाँ पर जो पॉलिसीज जो होंगी उसको ध्यान से जो है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा। और सेंटर जो होगी गाइज, ये एक जेंडर इंक्लूजन फंड भी सेटअप करेगी। इस पर टारगेट किया जा रहा है किस पे? कि सभी बच्चियों को और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को जो है वो इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सके। इस पर जो है वो फोकस, टारगेट जो है वो हम लोग को इस प्रकार का जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बारे में एक जनरल जानकारी, नॉलेज जो है वो आपको होना चाहिए। इसके अलावा जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स मेरिट में आते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी या दूसरे सोशल और इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप के, तो उनको इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा नया करिकुलर हम लोग को देखने को मिला है, जैसे कि आज की डेट में हम लोग 10+2 की बात करते हैं कि आपने 10+2 किया है कि नहीं किया, राइट, ऐसी बात करते हैं ना। उस अब जो आएगा वो 5+3+3+4 का डिजाइन हम लोग को देखने को मिलेगा। इसमें 5 ईयर जो होंगे वो फाउंडेशनल स्टेज होंगे, जिसमें 3 साल जो है प्री प्राइमरी स्कूल का वो इंक्लूड रहेगा, और क्लास 1 क्लास 2 का बच्चा जो है वो इसमें इंक्लूड रहेगा। यानी कि फर्स्ट 5 साल की ये स्टडी होगी, और जिसका एक अलग जो है वो रूल्स रेगुलेशंस डिजाइन किए जाएंगे अलग प्रकार से। तो ये 5 ईयर्स का हम लोग को देखने को मिलेगा। 3 ईयर जो होगा ये प्रिपरेटरी हम लोग को देखने को मिलेगा, लेटर प्राइमरी जिसको कहा जा रहा है, जिसमें 3rd 4th और 5th क्लास के बच्चे हम लोग को देखने को मिलेंगे 3 साल के इस प्रोग्राम में। और जैसे कि आज की डेट में 3rd 4th 5th क्लास के जो बच्चे जो होते हैं ना, उनके लिए एक अलग जो है वो डिजाइन किया जाएगा कि क्या उनको पढ़ाना है, किस प्रकार का उनका एजुकेशन होना चाहिए। फिर 3 ईयर्स का जो होगा वो अपर प्राइमरी जिसको कहा जा रहा है, ये 6th 7th 8th के बच्चों के लिए हम लोग को देखने को मिलेगा। और 4 ईयर्स का जो होगा, जो हाई या फिर सेकेंडरी जिसको कहा जा रहा है, ये 9th 10th 11th 12th के बच्चों के लिए हम लोग को देखने को मिलेगा। तो है पूरी वैसी ही चीज, बट उसको पूरा स्ट्रक्चराइज किया जा रहा है, और किस किस स्टेज में क्या क्या बच्चों को जो है वो स्किल्स डेवलप की जाएगी, बच्चों के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाएगा। 10+2 हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि 10th क्लास तक सभी बच्चे जो हैं वो एक जैसी पढ़ाई जो है वो, एक जैसी स्टडीज जो है वो कंडक्ट करते हैं। फिर उसके बाद जो है स्ट्रीम चुनी जाती है कि बच्चा जो है वो मैथ्स लेगा, साइंस लेगा क्या, या फिर कॉमर्स वगैरह लेगा, है ना, मैथ साइंस कॉमर्स, तो ऐसी फील्ड जो है वो चूज कर ली जाती है फिर बाद में जाके 10+2 में, राइट। तो यहाँ पर वैसा नहीं हम लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस प्रकार से कुछ चीजें डिजाइन की गई है कि एक बच्चा चाहे किसी भी फील्ड का हो, मैथमेटिकल, साइंस या फिर किसी भी कॉमर्स बैकग्राउंड का, तो वो आपस में जो है वो कनेक्ट हो सकेंगे। यानी कि वो आगे उनके लिए ऐसा कोई बैरियर नहीं होगा कि वो आगे चल के उनको, जैसे कि अगर एक बच्चे ने कॉमर्स किया तो कॉमर्स करने वाला बच्चा जो होगा फिर उसके लिए साइंस बैकग्राउंड के पूरे दरवाजे या मैथमेटिकल बैकग्राउंड के पूरे दरवाजे बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इस प्रकार से बच्चों को पूरी स्टडी कंडक्ट करवाई जा रही है कि बच्चा जब स्कूल से बाहर निकले तब उसके लिए पूरी चीज इजी हो, वो जहां हाथ डाले वहां, यानी जहां उसका मन है वहां वो पढ़ाई कंडक्ट कर सकता है, अपने जॉब वगैरह जो है वहां पर हासिल कर सकता है उस फील्ड में, या फिर फर्दर स्टडीज जो है वो उस फील्ड में कंडक्ट कर सकता है। क्योंकि 10+2 हम लोग देखते हैं, +2 में जिन बच्चों ने कॉमर्स किया होगा तो वो बच्चे इंजीनियरिंग वगैरह के बैकग्राउंड पर नहीं जा सकते, वो बच्चे जो है वो साइंस वाले बैकग्राउंड पे नहीं जा सकते। बट ये कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया जा रहा है कि एक बार बच्चा अपनी 12th कंप्लीट कर ले तो वो किसी भी फील्ड में अपनी चॉइस की एंटर हो सकते हैं, राइट। और इवन कॉलेज में भी अगर एंटर होने के बाद उनको पसंद नहीं आ रहा तो वो एग्जिट कर सकते हैं, और उनका स्कोर जो होगा वो उन्हीं के साथ होगा, एकेडमिक बैकग्राउंड उनका उन्हीं के साथ होगा, और वो हर जगह वो दिखा सकेंगे कि हमने ये किया हुआ है। क्योंकि ड्रॉप आउट जो होते हैं उनको एक गलत उससे देखा जाता है, अरे यार ये तो ड्रॉप आउट, इसने क्या पढ़ाई करी। बट आपको पता होगा इस ड्रॉप आउट ही आज की डेट में करोड़पति है वैसे तो, बट आगे चल के ड्रॉप आउट को भी ऐसा नहीं देखने दिया जाएगा, क्योंकि इस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम हम लोग बिल्डअप कर रहे हैं।
स्किल्स वाली बात भी मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जो अगर हम लोग बात करें डेवलप्ड कंट्रीज की, तो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो स्किल्स वगैरह जो होती हैं उनको तुच्छ नहीं समझा जाता है। जैसे कि डेवलप्ड कंट्री के अंदर एक इंसान अगर ड्राइवर भी है तो उससे भी आप अगर देखिएगा काफी सारे वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं, काफी प्रैंक वाले वीडियो भी होते हैं, आपने देखा होगा। तो आपने एक चीज वहां पर नोटिस करेगी कि फॉरेन कंट्री के अंदर जैसे ही कोई बैठते हैं तो वो ड्राइवर के साथ भी जो है वो उतने ही रिस्पेक्टफुली बात करते हैं जैसे कि वो दूसरे डॉक्टर्स वगैरह या दूसरे मतलब जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके साथ बात करते हैं, क्योंकि वहां पर हर एक चीज को जो है वो अहमियत दी जाती है। तो हमारी कंट्री के अंदर भी हर एक चीज को अहमियत दी जाए, तो उसको लेकर इस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम जो है वो बनाया जा रहा है, जिससे कि बच्चा जो होगा वो हर एक स्किल जो है वो कंडक्ट करेगा और उसको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो बच्चों में देखने को मिलेगी। और एजुकेशन जो है गाइस, ये एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। ये वाली चीज प्रीलिम्स में आ सकती है, एजुकेशन कॉन्करेंट सब्जेक्ट है या कौन सा सब्जेक्ट है, राइट? यानी कि यूनियन लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में या कॉन्करेंट में, तो कॉन्करेंट में आता है। अब इसमें क्या होगा गाइस, इंप्लीमेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है। अगर ये इंप्लीमेंट नहीं किया गया ये पॉलिसी, तो उस पॉलिसी का कोई काम नहीं। पॉलिसी बेस्ट है, आप ये अपने मेंस में लिखेंगे, बट पूरा खेल कहां पर आके अटकता है? इंप्लीमेंटेशन के ऊपर। अगर इंप्लीमेंट नहीं हुई पॉलिसी ढंग से तो फिर कोई मतलब नहीं पॉलिसी का। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। आई होप कि आपको पूरी चीज जो मैंने आपको पढ़ाई है वो अच्छे से क्लियर हो गई है, दिमाग में बैठ गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। में एक चीज और याद रखिएगा, इसमें एक और बेहतरीन चीज जो मुझे लगी थी वो ये थी कि बच्चा जो है वो सेल्फ असेसमेंट बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि जैसे आपको पता होगा कि जो रिपोर्ट कार्ड जो होता है वो कौन बनाती है? वो टीचर बनाती है रिपोर्ट कार्ड। बट यहाँ पर बच्चा जो है वो खुद अपना खुद ब खुद एनालिसिस करेगा कि उसने जो अब पढ़ाई करी क्या वो सही करी कि नहीं करी। तो 100 में से बच्चा अपने आप को फिर स्कोर देगा, जो दूसरे बच्चे हैं उनसे कंपेयर करते हुए अपने आप को स्कोर देगा। तो ये सेल्फ असेसमेंट वाली हैबिट भी बच्चों में डाली जाएगी कि बच्चे किस जगह पर स्टैंड करते हैं वो खुद ब खुद जो है वो बताएं, जिससे कि क्या होगा, एक सेल्फ मोटिवेशन रहेगा बच्चे के अंदर हमेशा कि यार मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं या कर रही हूं तो वो सही डायरेक्शन पे जा रही है कि नहीं जा रही। तो उसका बच्चा अपने आप को खुद ब खुद स्कोर देगा। जैसे कि आप आज की डेट में पढ़ रहे हो सिविल सर्विसेज के लिए, आप हर 15-20 दिन में अपने आप को एनालाइज कर दो कि आपका कितना टारगेट फिनिश हुआ, क्या आप सही टारगेट पे चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। तो ये सेल्फ असेसमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये इसलिए किया जा रहा है कि एक बार जब स्कूल से बच्चा जब बाहर निकलेगा, जब रियल वर्ल्ड को फेस करेगा, तो उस समय उनके कोई टीचर नहीं होंगे उनको असेसमेंट देने के लिए या फिर उनको रिपोर्ट कार्ड देने के लिए। फिर वो लाइव रिपोर्ट कार्ड देगी और वो खुद ब खुद बनाना पड़ता है कि भाई आपका स्कोर जो होगा वो सही होगा कि नहीं होगा। वो कब होगा? जब आप सेल्फ एनालाइज करते रहो अपने आप को, राइट? तो ये जो चीज अभी आप अपनी सिविल सर्विसेज की जर्नी के दौरान कर रहे हो, तो वो स्टार्टिंग से ही बच्चों में डाली जाएगी, मतलब स्कूल लेवल पर ही। तो आप सोचिए कि कितना बेहतरीन वर्ल्ड हमारे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बट शर्त सिर्फ इतनी है, अगर प्रॉपर तरीके से स्टेट्स इसको इंप्लीमेंट करें तब, क्योंकि पूरा रोल जो होगा इंप्लीमेंटेशन का वो स्टेट के हाथ में ही हम लोग को देखने को मिलेगा। और इवन जो स्टेट बोर्ड जो होते हैं उनको भी कोऑर्डिनेट करते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली पॉलिसी अगर स्कूल के जो बोर्ड जो होते हैं, यानी कि स्टेट बोर्ड जो हम लोग को देखने को मिलता है, अलग अलग जो एमपी बोर्ड होता है, सीजी बोर्ड होता है, अलग अलग बोर्ड होते हैं ना, तो वो जब इंप्लीमेंट करेंगे ये एज इट इज पॉलिसी को, और इसमें अपनी अपने यानी कि स्टेट के हिसाब से और इसमें कुछ अच्छा ही मॉडिफिकेशन करें तो बेटर है, क्योंकि इनमें से जो भी चीज अगर हटाई जाएगी तो फिर वो ठीक ठाक नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारी इसमें जो चीजें हैं, जो गैप्स आज तक हम लोग को देखने को मिले थे एजुकेशन सेक्टर में, वो पूरे के पूरे यहाँ पर फुलफिल किए गए हैं। तो आप जो है वो अपना एंड जो करोगे अपने आंसर को, वो रिफॉर्म जो हो रहा है वो तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट होगी ये पूरी पॉलिसीज, ये गाइडलाइंस, राइट? प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट होगी तभी सक्सेसफुल हो पाएगा। तो इस प्रकार से आपको एंड करना है अपने आंसर को। गॉट इट? उसकी बात करेगा इस तो बताया जा रहा है कि 38,000 से ज्यादा इंडियंस 2019 और 2020 में ऑस्ट्रेलियन बन गए हैं, यानी कि इन्होंने ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप हासिल करी है। पिछले साल के मुकाबले ये 60% ज्यादा जो है वो बताया जा रहा है। और ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप हासिल करने वाले इंडियन सबसे ज्यादा मात्रा में हम लोग को ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिलता है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो लोग आते हैं और वो ऑस्ट्रेलिया की जो सिटीजनशिप हासिल करते हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा इंडियंस होते हैं। 2016 का जो सेंसस है ऑस्ट्रेलिया का, उससे पता लगा है कि 6,19,164 लोग ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्होंने डिक्लेयर किया कि उनके जो पूर्वज हैं वो इंडियंस थे। और ये ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन का 2.8% आज की रेट में हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि टोटल इंडियंस जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बताए जाते हैं। तो एक बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडियंस की हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आता है तो उसका आंसर आप ये लिखेंगे। मेरे ख्याल से शायद आप इस वाले पॉइंट में थोड़े से कंफ्यूज हुए होंगे कि इन्होंने कैसे बताया कि उनके पूर्वज ऑस्ट्रेलियन है। तो सिंपल सी बात है, जैसे कि ये एक पर्सन है, इंडिया में है, ये एक पापा है, ये इसका बेटा है, फिर ये नीचे वाला इसका बेटा है। अब अगर ये व्यक्ति अगर जाकर ऑस्ट्रेलिया सेटल हो गया, राइट, फिर इनके बच्चे हो जाएं, ठीक है, फिर इनका बच्चा हो गया, फिर इनका बच्चा हो गया।
अब ये यहां तक आते आते तो ये तो पूरा ऑस्ट्रेलियन होगा, पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलियन होगा हर तरीके से, राइट, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में घुल मिल गया होगा बहुत बुरी तरह से। जैसे कि हम देखते हैं ना कि जैसे कि कोई भी फोर फादर्स अगर किसी के भी कोई भी हो, यानी कि पहले पूर्वज फादर वगैरह की बात करें, राइट, और उसके बाद एक टाइम के बाद एक जो पीढ़ी जो आती है वो पूरी तरह से जो होती है वो उस कंट्री की हो जाती है, यानी कि पूरी तरह से। आप ये नहीं कह सकते उनको देख कर उनके हाव भाव को कि यार ये इसमें थोड़ा इंडियन नजर आ रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है, वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है जब तक। तो ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से जो है वो चेंज हो गया, ऑस्ट्रेलियन हो गया, बट इससे जब पूछा गया तो उसने बताया भैया मेरे जो फादर के फादर के फादर के फादर जो है वो इंडिया के हैं, राइट। तो ऐसी कुछ चीजें यहाँ पर सामने आई, राइट, गॉट इट। अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस में ये जरूर आप मेंशन करेंगे जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए इससे रिलेटेड। इसके अलावा बात करेंगे इस एंटीबायोटिक का उपयोग डेयरी सेक्टर में हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसके बारे में तो एक रिपोर्ट आई है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की। इसमें पता लगा है कि डेयरी फार्मर्स उपयोग कर रहे हैं एक एंटीबायोटिक का, एक डिजीज होती है जिसका नाम है मैस्टिटिस। ये बेसिकली डेयरी एनिमल्स में होती है, जैसे कि गाय वगैरह हो गई, तो इनमें ये डिजीज होती है। इस डिजीज में क्या होता है, गाय का जो अडर जो हम लोग को देखने को मिलता है, जो थन जो होता है गाय का, ये थन ये जो होता है वो स्वेल हो जाता है, इसमें स्वेलिंग बढ़ जाती है। स्वेलिंग बढ़ने के कारण क्या होता है कि जो मिल्क जो होता है वो निकलता नहीं है। अब फार्मर्स को तो चाहिए मिल्क गाय से निकलेगी, गाय से मिल्क नहीं निकलेगा तो उसकी कमाई क्या होगी, डेयरी फार्मर की नहीं होगी ना। तो इन लोग क्या कर रहे हैं, गाय को एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, राइट, जिससे कि गाय को इस प्रकार की डिजीज ना। और ये डिजीज जो होती है गाइस, ये आम होती है जनरली, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ कुछ, ये बैक्टीरिया के कारण बेसिकली डिजीज होती है, एक प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है गाय वगैरह को, और उनका स्तन जो है वो फूल जाता है और वो मिल्क वगैरह नहीं दे पाती। तो ऐसा ना हो गाय में, कैटल्स वगैरह में, तो इसके लिए डेयरी फार्मर्स इनको एंटीबायोटिक्स दे रहे थे। अब कंसर्न वाली चिंता वाली बात क्या है कि ये एंटीबायोटिक अगर गाय को दी जा रही है तो गाय का जो दूध आएगा उसमें भी एंटीबायोटिक के कंटेंट्स होंगे, और यही चीज सामने आई कि गाय के दूध में एंटीबायोटिक के कंटेंट्स मिले और इसको बिना चेक किए जो है वो मार्केट में लोगों को बेचा जा रहा है। चाहे वो जैसे कि हमारे घर में जो गाय का दूध जो आता है ना, खुला पैकेट, खुला हुआ दूध जो दूध वाले भैया आते हैं देने, राइट, वैसा, या फिर अगर जो डेयरी के पैकेट्स जो होते हैं, राइट, दूध डेयरी जाकर हम लोग वो पैकेट्स खरीदते हैं, तो दोनों में ही ये चीज पाई गई कि कुछ कंटेंट जो है वो मिला है एंटीबायोटिक्स का। तो ये मैटर ऑफ कंसर्न क्यों है, क्योंकि जब ह्यूमंस इस एंटीबायोटिक्स को कंज्यूम करेंगे तो आगे चल के अगर कोई प्रॉब्लम आती है ह्यूमंस को, तो ह्यूमन की बॉडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएगी। मैंने आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के बारे में पहले भी काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। इन शॉर्ट इन सिंपल अगर मैं चर्चा करूं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, तो एक पोजीशन जब आती है ह्यूमन की लाइफ में कि वो जब एंटीबायोटिक खाते हैं तो वो दवाई उनको असर नहीं करती, उनकी बीमारी खत्म नहीं होती है। ये कब होता है, जब एक व्यक्ति बेजबरन में एंटीबायोटिक लिए जा रहा है अपनी बॉडी में बिना किसी प्रॉपर डोजेस के, चाहे वो इंटेंशनली ले रहे हो या अनइंटेंशनली। अनइंटेंशनली यानी कि ये मिल्क के थ्रू आ गया है, बट इंटेंशनली यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि किसी का पेट दर्द हुआ, वो व्यक्ति गया मेडिकल, मेडिकल वाले ने उससे बोला कि भैया मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेडिकल वाला उनको दवाई चिपका देता है कि लो ये खा लेना 2 दिन सही हो जाओगे। अब वैसी जो दवाइयां होती है वो जो उनको एंटीबायोटिक चिपका रहा है, अब आप एक चीज याद रखना है, जब डॉक्टर आपको दवाई देते हैं तो वो क्या बोलते हैं, सुबह शाम खाओ 3 दिन तक। कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, वो सुबह शाम 2 दिन खाते हैं, उनका पेट दर्द सही हो जाता है, तीसरे दिन का डोज नहीं लेते। अब तीसरे दिन का जो डोज होता है ना, वो एक्चुअल में बैक्टीरिया को बॉडी से मारता है, खत्म करता है, फिनिश करता है। बट ये बैक्टीरिया जो होगा वो अधमरा होगा उसकी बॉडी में, और सामने वाले का पेट दर्द तो सही हो गया, बट अंदर बैक्टीरिया अभी भी है, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने तीसरा डोज नहीं लिया। अब ऐसे ही जब नेक्स्ट टाइम ये जो अधमरा जो बैक्टीरिया है ये वापस खड़ा हो जाएगा, यानी ये वापस स्वस्थ हो जाएगा और दोबारा से सामने वाले व्यक्ति का पेट दर्द करना शुरू होगा, तो वो व्यक्ति बिना डॉक्टर के पास फिर जाए, डायरेक्ट मेडिकल जाएगा, बोलेगा ये फलाना दवाई दे दो, और इस बार वो व्यक्ति उस दवाई को खाएगा तो हो सकता है कि एक दिन में ही उसका पेट दर्द शायद ठीक हो जाए, क्योंकि ये बैक्टीरिया एक दिन में थोड़ा सा वीक पड़ेगा, राइट। बट अगली बार फिर इसको जब पेट दर्द होगा ना, तो वो चाहे 4 गोली खा ले, इसका पेट दर्द सही नहीं होने वाला। यही चीज होती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एक टाइम के बाद जो बीमारी जो होती है, जो बैक्टीरिया जो होते हैं बॉडी के अंदर, जो पैथोजेंस वगैरह जो हम लोग को बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं, तो वो ठीक नहीं होते, यानी कि वो मरते नहीं है, फिर वो बड़ी कंडीशन खराब हो जाती है। अब अगर ऐसा होता है किसी की बॉडी में, तो आप सोचो कि जब इंसान की मृत्यु होने की कगार है, उस समय डॉक्टर जब एंटीबायोटिक्स देंगे पेशेंट को, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया उसमें डॉक्टर उनको एंटीबायोटिक्स देंगे कि यार जल्दी ये रिकवर कर जाए, इसकी जान बच जाए, तो सामने वाला व्यक्ति अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट रहेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर कितनी भी दवाई दे ले उसको, उसकी बॉडी रेजिस्ट कर जाएगी, राइट। तो ऐसी चीजें बहुत कंसर्न वाली है ये इस प्रकार की। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर न्यूज में रहा है और एग्जामिनेशन में आ सकता है। विद्या वारधी स्कीम,
तो गाइज ये विद्या भारती स्कीम में आपको क्या ये दिखाई दे रही है फोटो में, एक गाड़ी हम लोग को देखने को मिल रही है। नाम क्या है स्कीम का? विद्या। ठीक है, विद्या यानी कि एजुकेशन की बात हो रही है। अब ये गाड़ी क्या करेगी, ये गांव गांव क्षेत्रों तक जाएगी, ऐसी जगहों पर जाएगी जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, किसी प्रकार के कंप्यूटर्स नहीं है, इस प्रकार की चीजें, रिसोर्सेज वगैरह नहीं है, और वहां पर जाकर बच्चों को जो है वो क्लासरूम ऑफर करेगी। इसमें ऑडियो विजुअल गैजेट्स वगैरह यहाँ पर मौजूद होंगे, तो बेसिकली एक मोबाइल क्लासरूम की तरह ही हम लोग को देखने को मिलेगा, यानी कि जा जाकर ऐसे क्षेत्र पर जाएगी जहां पर एजुकेशन नहीं है, यानी कि एजुकेशन की कमी हो रही है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, क्योंकि बच्चे स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं और उनके पास कोई ऐसी डिवाइसेस वगैरह भी नहीं है जिससे कि वो एजुकेशन कंटिन्यू करें। तो ये गाड़ी जाएगी और वहां पर बच्चों को एजुकेशन का जो गैप हुआ है बच्चों और के बीच में कोरोना वायरस के कारण, तो वो गैप को फुलफिल किया जाएगा। राइट, तो ये जो चैलेंजेस जो ऑनलाइन क्लासेस के कारण आ रहे हैं, तो उसको फुलफिल करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने प्रपोजल रखा है विद्या भारती स्कीम का। राइट, और ये व्हीकल जो होगी वो रिमोट एरियाज पर जाएगी और वहां पर बच्चों को एजुकेशन गेन करने में मदद करेगी। अब इस न्यूज की बात करें गाइस, तो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, तो ये गाइस ये जो बैंक हम लोग को देखने को मिलता है जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, चाइना के पास सबसे ज्यादा इस बैंक में वोटिंग राइट्स हैं 26.06%। उसके बाद इंडिया के पास ये वोटिंग राइट्स आती हैं, सेकंड नंबर पर इंडिया है। तो बताया जा रहा है कि ये चाइना बैक्ड जो AIIB है, ये AIIB ये बैंक जो है जिसमें सबसे ज्यादा जो शेयर जो चाइना के पास है, उसके बावजूद कहा जा रहा है कि ये बिना किसी, जो चाइना के पास ज्यादा शेयर यानी कि चाइना का डोमिनेंस इस बैंक के ऊपर है, तो कहा जा रहा है ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बन रहा है जो बिना किसी, जो राजनीतिक अभी जो मुद्दे चल रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच में, आपको पता है इश्यूज जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो ये अराजनैतिक तरीके से कार्य कर रही है। फंक्शन इसका जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो ए पॉलिटिकल हम लोग को देखने को मिल रहा है, और ये इंडिया को जो है वो सपोर्ट ऑफर कर रही है 750 मिलियन US डॉलर का, जो इंडिया के प्रोजेक्ट के लिए, जो कोरोना वायरस के कारण जो लोग पीड़ित हुए हैं, वल्नरेबल जो सेक्शन जो हमारी कंट्री का हम लोग को देखने को मिलता है जो पीड़ित हुआ है, उसको जो इंडिया सपोर्ट कर रही है, उसके लिए 750 मिलियन US डॉलर का लोन जो है, फंडिंग जो है वो ऑफर की जा रही है AIIB के द्वारा। तो कहा जा रहा है ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की तरह से ये काम कर रही है। इंडिया ने अभी तक सबसे ज्यादा फंडिंग जो है वो उठाई है AIIB से, यानी कि रेस्ट ऑफ द कंट्री की अगर हम लोग बात करें, उसके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा फंडिंग इंडिया के पास 4.35 बिलियन US डॉलर की हम लोग को देखने को मिल रही है AIIB से। इसके अलावा इंडिया इसकी फाउंडिंग मेंबर है, 2016 में ये बनी थी, क्रिएट की गई थी। इसमें 57 इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे उसमें से एक इंडिया हम लोग को देखने को मिली थी, और इंडिया के पास सेकंड लार्जेस्ट शेयर है इसका, सबसे ज्यादा जो शेयर है वो चाइना के पास इसका हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये बेसिक चीज, इसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए। अब बात करेंगे ICCPR के बारे में, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ICCPR। ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है, ट्रीटी यानी कि एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट किसका होगा? सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का। सिंपल सी बात समझ में आ गई है कि जो भी कंट्री इस एग्रीमेंट को साइन करेगी, उस कंट्री के लिए ये बाध्यकारी होगा कि वो कंट्री अपने यहाँ पर अपने सिटीजन्स को सिविल और पॉलिटिकल राइट्स ऑफर करे। ये सिविल और पॉलिटिकल राइट, नागरिक और राजनीतिक अधिकार क्या होंगे, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले बेसिक चीज जानो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस एग्रीमेंट को या इस ट्रीटी को अडॉप्ट किया था। इसको मॉनिटर किया जाता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमेटी के द्वारा। वो तो ऑब्वियस ही बात है, ह्यूमन राइट कमेटी इसको मॉनिटर करेगी क्योंकि सिविलियंस की बात हो रही है, सिविलियन राइट्स की यानी कि ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है। राइट, इसमें फोकस किया जाता है कि जो भी पर्टिकुलर कंट्री इसको साइन करती है उसके लिए ये बाध्यकारी होता है कि वो अपनी कंट्री के अंदर जो सिटीजन्स हैं उनको पॉलिटिकल राइट और सिविल राइट जो है वो ऑफर करें। अब ये इनमें कौन से राइट्स होते हैं? तो राइट टू लाइफ। अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर बताते चलिएगा कि राइट टू लाइफ हमारे यहाँ किस आर्टिकल में है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, इलेक्टोरल राइट्स, राइट टू ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल। तो ये आप लोग जानते ही, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो आप मुझे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर्सपेक्टिव से बताइए कि यहाँ पर कौन, ये सब जो जितने भी यहाँ पर राइट्स लिखे हुए हैं ये किस आर्टिकल के अंदर मौजूद है। इसमें ये भी बताइएगा इलेक्टोरल राइट्स हैं वो कहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फ्री एंड फेयर ट्रायल के बारे में कहाँ पर बात की गई है। राइट, तो ये पूरी चीज जो है वो आप मुझे लिख कर बताइए। थोड़ा आप सर्च भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं बताया तो लक्ष्मीकांत उठाइएगा और थोड़ा सर्च कीजिएगा। राइट, ये चीज है। ICCPR इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स का इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसका भी पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है। ये लागू किया गया था 1976 में। न्यूज में यह इसलिए आया क्योंकि यूनाइटेड नेशन के द्वारा कहा गया है कि प्रोटेस्टिंग एक फंडामेंटल राइट है। अब ऐसा क्यों कहा, तो लिंक करो, अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो एक मोटरसाइकिल में थे, लग्जरी मोटरसाइकिल पर। उस समय उन्होंने मास्क नहीं पहना था, ना उन्होंने हेलमेट पहना था, और ये जो बाइक जो थी वो एक
पॉलिटिशियन की थी नागपुर के, राइट, यानी कि रजिस्टर्ड बाइक थी जिसको हमारे सीजेआई चला रहे थे। तो इसको लेकर प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट कर दिया था। प्रशांत भूषण जी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक लॉयर हैं, तो उन्होंने ट्वीट कर दिया था इसी के बारे में, इसी इंसिडेंट्स के बारे में, राइट। तो इसको लेकर यहां पर ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, जैसे आपसे अगर लिंक किया जाए, क्योंकि ये जो मुद्दा जो था इस प्रकार का, ये वर्ल्ड लेवल पर हम लोग को देखने को मिला है, राइट, कि इंडिया के अंदर इस प्रकार की चीजें चल रही हैं जिसमें ऑनरेबल कोर्ट जो है उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो फाइल किया है प्रशांत भूषण जी के खिलाफ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब प्रशांत भूषण जी के अगेंस्ट जो है वो किया था। इसको लेकर हमने पढ़ा भी था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है ये गलत था, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति अगर किसी प्रकार की अगर मतलब आलोचनाएं वगैरह भी कर रहा है, क्रिटिसिज्म भी कर रहा है, तो वो भी फेयर माना जाना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें फंडामेंटल राइट्स के अंदर शामिल है। फ्रीडम ऑफ स्पीच फंडामेंटल राइट के अंदर शामिल है, बट ये सब चीजें दबाई जा रही हैं। तो हमने इसके बारे में भी डिस्कशन किया था काफी डिटेल में कि ये जो फैसला था ऑनरेबल कोर्ट का वो गलत था। तो ये यहाँ पर यही चीज कही गई है कि जो भी डेमोन्स्ट्रेशन है, स्पेशली यहाँ पर ऑनलाइन की भी बात की गई कि ऑनलाइन में भी अगर कोई डेमोन्स्ट्रेट करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं, पीसफुली अगर प्रोटेस्ट करते हैं किसी चीज को लेकर या अपनी बात भी रखते हैं, तो वो भी फंडामेंटल ह्यूमन राइट के अंडर आएगा। तो इससे आप लिंक कर सकते हो ये वाले इशू को, मामले को, क्योंकि डायरेक्टली ये चीज नहीं कही गई है, बट फिर भी इस स्टेटमेंट से आप चीजों को लिंक कर सकते हो। बात करेंगे बुडापेस्ट कन्वेंशन के बारे में या फिर कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोप के बारे में। ये पहली इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि एड्रेस कर रही है साइबर क्राइम को। नाम से ही समझ में आ रहा है, बट आपको बुडापेस्ट थोड़ा याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि बुडापेस्ट कन्वेंशन किससे रिलेटेड है। याद रखिएगा ये पहली इंटरनेशनल ट्रीटी जो कि साइबर क्राइम को एड्रेस करेगी, राइट, यानी कि फोकस करेगी कि साइबर क्राइम जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि जो भी कंट्री इस ट्रीटी को साइन करती हैं, यानी कि इस एग्रीमेंट को साइन करती हैं, तो वो सभी लोग जो हैं, यानी कि जो मेंबर कंट्रीज हैं, वो मिलकर किसके ऊपर काम करें, साइबर क्राइम को खत्म करने के ऊपर काम करें। फोकस किया जाता है कि लॉज वगैरह जो है वो बेटर बनाए जाए, इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक जो है वो इंप्रूव की जाए, कि साइबर क्राइम को, साइबर क्रिमिनल जो होते हैं, हैकर जो होते हैं, उनको पकड़ने के लिए टेक्निक जो है वो इंप्रूव करनी है। कॉपरेशन जो है वो इंप्रूव करना है नेशंस के बीच में, यानी कि जो कंट्रीज हैं उनके बीच में एक कॉपरेशन जो है वो डेवलप करना है कि सभी कंट्री जो है वो मिलकर साइबर क्राइम को रोकने पर जो है वो टारगेट करें, फोकस करें। इसकी जो गाइडलाइंस वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो ये टारगेट करती है कि जो भी इस ट्रीटी की गाइडलाइंस हो, वो जो मेंबर कंट्री है वो अपनी कंट्री के अंदर अपने रूल्स रेगुलेशंस में उसकी गाइडलाइन को एक्सेप्ट करें और फॉलो करें। इस पर हम लोग को ये चीज देखने को मिलती है। फ्रेमवर्क्स वगैरह भी बनाए जाते हैं इंटरनेशनल कॉपरेशन पर्पस के लिए कि सभी कंट्री आपस में जो है वो कॉपरेट करें। साथ ही साथ बुडापेस्ट कन्वेंशन जो है ये हम लोग को प्रोटोकॉल्स भी देता है, जेनोफोबिया और रेसिज्म के अगेंस्ट जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है, उसका भी प्रोटोकॉल दिया जाता है कि कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू जो रेसिज्म या फिर जेनोफोबिया जो फैलाया जाता है, तो उसको रोका जा सके। जैसे कि आपको पता होगा कि रेसिज्म तो आप जानते हैं, और जेनोफोबिया क्या होता है, जैसे कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री वाले व्यक्तियों को जो है वो नापसंद करना। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे ए और बी, ये दो सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक्स है, ठीक है। एक्स क्या करता है, अगर ए से कोई व्यक्ति एक्स कंट्री में एंटर करना चाहता है तो उसको तो वो अलाउ कर देता है, या फिर ए से कोई व्यक्ति जो डिजिटल सर्विसेज जो है वो एक्स कंट्री में अवेल करना चाहते हैं तो वो तो उसको अलाउ कर देगा, बट बी सेम सर्विस अगर चाहती है एक्स कंट्री के अंदर तो वो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये चीज होती है जेनोफोबिया, यानी कि दूसरी कंट्री के व्यक्तियों के खिलाफ जो रेसिज्म होता है, रेसिज्म कलर के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिलता है, वैसे ही जेनोफोबिया जो होता है वो दूसरी कंट्री के खिलाफ होता है। तो आई थिंक आपको जो है वो ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो ये बुडापेस्ट इस प्रकार का हम लोग को देखने को मिलता है। सिंपल सी चीज आप याद रखना, साइबर क्राइम, क्योंकि इससे ज्यादा आपसे और कुछ डिटेल में जो है वो इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, इस चर्चा करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक ट्रस्ट जो है वो सेटअप किया जा रहा है अयोध्या में मस्जिद बनाने के पर्पस के लिए। ट्रस्ट का जो नाम रखा गया है इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन रखा गया है। आपको पता होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था 2019 नवंबर में, तो इसमें राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद टाइटल डिस्प्यूट केस जो था उसमें जो आदेश दिया था वो यही दिया था कि 5 एकड़ की जमीन जो है वो प्रोवाइड करानी है किसको, ये उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड को। किस पर्पस के लिए, मॉस्क बनाने के पर्पस के लिए। और उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है वो इस ट्रस्ट की फाउंडर भी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो फाउंडर ट्रस्टी ये हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। और ये 9 नवंबर को जो ये केस हम लोग को देखने को मिला था, बाबरी मस्जिद केस, तो जिसमें अलाउ किया गया था राम टेम्पल के कंस्ट्रक्शन के लिए, और उसी समय 5 एकड़ की जमीन अलॉट की गई थी, 5 एकड़ का प्लॉट जो है वो अलॉट किया गया था कि वो जो है वहां पर जो है वो एक मस्जिद जो है वो बनाई जा सके। तो अभी उसके लिए ये हम लोग को देखने को मिल रही है इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन। क्वेश्चन आप बनेगा कि इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन क्या है, तो यू शुड एबल टू आंसर
कि एक ट्रस्ट है जो कि सेटअप किया गया है अयोध्या में मस्जिद बनाने के पर्पस के लिए। पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 3। गाइस बात करें अमोनिया के बारे में। अमोनिया के बारे में सबसे पहले देखेंगे, उसके इफेक्ट्स देखेंगे, और जो न्यूज में आया है वो ये आया है कि यमुना नदी में बहुत ज्यादा अमोनिया पाया गया, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज, अमोनिया कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। इंडस्ट्रियल केमिकल की तरह ये उपयोग में लिया जाता है फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, डाइज और दूसरे प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के लिए। इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हम लोग को देखने को मिलता है, और ये एक्वस फॉर्म में इसको अमोनियम क्लोराइड जो है वो कहा जाता है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ये, इसकी स्मेल जो होती है वो काफी गंदी होती है, आपको अलग ही पता लग जाएगा कि अमोनिया है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी स्मेल हम लोग को देखने को मिलती है। अमोनिया जो है वो नेचुरल फॉर्म में हम लोग को देखने को मिलता है जब जो वेस्ट मैटर्स जो होते हैं, वेस्ट पार्टिकल, जो गंदगी वगैरह जो होती है, वेस्टेज जो होता है, जब वो और सड़ने लगते हैं वेस्ट वगैरह, राइट, तो उस समय पर उसके ब्रेकडाउन पर ये अमोनिया जो है वो बनता है। तो ये नेचुरली अकरिंग हम लोग को अमोनिया देखने को मिलता है, और ये हवा से काफी हल्का होता है। बताया जा रहा है कि अगर पानी के अंदर अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन 1 पार्ट्स पर मिलियन हो, तब उस समय मछलियों के लिए ये जो होता है वो जहरीला हो जाता है, राइट, तो मछलियां मरने लगती है। और ह्यूमंस अगर लंबे समय तक अमोनिया जो है उसको मतलब इनटेक करें, तब उस समय ह्यूमंस के इंटरनल ऑर्गन तक डैमेज हो सकते हैं। इसके अलावा बताया गया है कि जो एक्सेप्टेबल जो लिमिट जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने डिसाइड करी है कि आप जो है 0.5 पार्ट्स पर मिलियन तक अमोनिया का इंटेक कर सकते हो, वो आपकी बॉडी के लिए सेफ है, राइट। तो ये चीज बताई है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने। तो ये वाली चीज भी कभी कभी आप लोग के लिए जो है वो याद होनी चाहिए आपको, कि 0.5 पार्ट्स पर मिलियन जो है वो क्या है, सेफ लिमिट, यानी कि एक ऐसी लिमिट है कि यहां तक आप अमोनिया इंटेक कर सकते हो, तो आपकी बॉडी में कुछ नहीं होगा। बट अभी यमुना नदी में क्या देखने को मिला कि यमुना नदी में 3 पार्ट्स पर मिलियन तक अमोनिया जो है वो पहुंच गया है। आप सोचो कि 0.5 सेफ बताया गया है, और 1 पार्ट्स पर मिलियन होने पर लंबे समय तक अगर उसको लिया जाए तो इंटरनल ऑर्गन डैमेज होंगे, और उसी समय पर मछलियां भी मरना शुरू हो जाएंगी। तो जब ये जहरीला पदार्थ 3 पार्ट्स पर मिलियन हो जाए यमुना नदी के अंदर, तो ये कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है यमुना नदी के लिए। और ये गाइज हमेशा हर साल हम लोग को देखने को मिलता है, इस प्रकार की अमोनिया वाली प्रॉब्लम यमुना नदी में होती ही रहती है, और इस बार अगेन हम लोग को देखने को मिली थी, तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज में आया था। ये आप देख सकते हैं, ये यमुना नदी। अब मेरे कुछ क्वेश्चन हैं यमुना नदी से रिलेटेड। यमुना नदी कहाँ पर ओरिजिनेट हुई थी, उसका नाम बताइए। यमुना नदी कौन से राज्यों से होती हुई गुजरती है। यमुना नदी गंगा पर किस जगह पर आकर मिलती है और उसको क्या कहते हैं। और यमुना नदी की क्या क्या ट्रिब्यूटरीज है। तो अभी तक मैंने आपसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे थे ज्यादा, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका आपको आंसर लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स पर। इसके अलावा ये देखो, यमुना नदी पर ये व्हाइट व्हाइट जो चीजें होती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फेट। ये फॉस्फेट के कारण होती है, ना कि अमोनिया के कारण, ठीक है। ये जो फॉग टाइप का जो बन जाता है ना, तो ये बेसिकली किस कारण होता है, जैसे कि अगर केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह जो होती हैं, जैसे कि जब हम लोग देखते हैं कि जो सीवेज वगैरह जो होता है उसको ट्रीट नहीं किया जाता, उसमें घर के काफी सारे, जैसे कि सोप होता है हमारा, जो साबुन वगैरह जो होता है, तो वो, और डिटर्जेंट वगैरह जो होता है, और इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं, जब ये नदी में आकर मिलते हैं, तब इस प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है, और इस प्रकार की फॉग जो है वो हम लोग को नदी के ऊपर देखने को मिलती है। और ये अक्सर छठ पूजा के समय पर आप देखने को, ये वाली जो फोटो है ये छठ पूजा की ही आपको जो है वो दिखाई दे रही है यहाँ पर। इसके अलावा और भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, अलग अलग बैक्टीरियाज वगैरह जो होते हैं, राइट, तो वो भी इस प्रकार की चीजों को जो है वो प्रमोट करते हैं, ऐसे जो फॉग जो बनता है यमुना नदी के ऊपर, ठीक है। तो ये वाली चीज भी एक जनरल एक आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। इसके अलावा नेक्स्ट चीज की बात करें कि यमुना के अंदर अमोनिया एग्जैक्टली कैसे आता है, तो अमोनिया आने की क्या वजह है। तो जैसे कि फैक्ट्रीज वगैरह जो होती हैं, फैक्ट्री से जो वाटर जो निकलता है बिना ट्रीट किया हुआ, जो अनट्रीटेड जो वाटर होता है, तो वो डायरेक्ट नदी में आकर मिल जाता है, तो अमोनिया जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा जो सीवेज वगैरह जो होते हैं वो डायरेक्ट नदी में आकर मिल जाते हैं, तो उसमें भी हम लोग को देखने को मिलता है कि उसके कारण अमोनिया जो है वो कंटेंट, उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ता है नदी के अंदर। तो ये एक चीज है। और दिल्ली जल बोर्ड जो है गाइस, उसने कहा है कि अभी कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो अमोनिया को ट्रीट कर सके। अमोनिया को अगर ट्रीट करना है तो क्या क्या करना होगा, तो जो ये इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि आप देखो कि वाला जो एरिया है यहाँ पर, ये सोनीपत पे, पानीपत पे जो हम लोग को देखने को मिलता है हरियाणा के अंदर, यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज हम लोग को देखने को मिलती है। और इसी जगह से आप देख सकते हो एरिया ऑफ डेड रिवर ये कहा जाता है। आप देख रहे हो कि ये रेड कलर का जो एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ डेड रिवर, सॉरी, डेड रिवर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो नदी होती है वो काफी ज्यादा गंदी हम लोग को देखने को मिलती है, नाली की तरह जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। इसका कलर भी जो होता है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है। तो इसको अगर हम लोग को सही करना है, अमोनिया का कंटेंट जो है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन जो है, इसको
नॉर्मल करना है, राइट, इसको 0.5 तक जो है वो लेकर आना है, कम करना है, तो उसके लिए हम लोग को पहले तो ये फैक्ट्रियों से जो ये अनट्रीटेड वेस्टेज वाटर जो रिलीज होता है उसको हम लोग को ट्रीट करके रिलीज करवाना पड़ेगा। उसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस जो है वो बनाने पड़ेंगे। समय समय पर ऑफिसर जो है वो यहाँ पर जाकर चेक करें कि वो ये जो पानी जो छोड़ रहे हैं नदियों में, तो वो क्या पानी ट्रीटेड यानी कि ट्रीटेड वाटर छोड़ रहे हैं या फिर डायरेक्टली जो है वो बिना उस पानी को ट्रीट किए हुए छोड़ा जा रहा है। जो सीवेज जो है उसको डायरेक्टली नदी में तो नहीं छोड़ा जा रहा इस प्रकार से, तो उसको जो है वो चेक करने की काफी ज्यादा आवश्यकता है, काफी जरूरत है। तीसरी चीज यहाँ पर बताई गई है कि नदी का फ्लो जो होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि अगर नदी का फ्लो जो होगा वो प्रॉपर होगा, मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो अगर नदी का होगा, तब भी हम लोग को देखने को मिलेगा कि ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। बट यहाँ पर इकोलॉजिकल फ्लो नदी का बरकरार क्यों नहीं रहता है? द रीजन बीइंग इज हरियाणा, क्योंकि हरियाणा जो होता है गाइस वो काफी ज्यादा पानी जो होता है वो होल्ड करके रखता है, यमुना नदी का काफी पानी होल्ड कर लेता है, राइट। और इसको लेकर दिल्ली जो है वो मतलब हरियाणा और दिल्ली की जो है वो बनती नहीं है, कई बार इनके खिलाफ आपस में जो है वो कोर्ट केसेस भी हम लोग को जो है वो कई बार जो है वो देखने को मिले हैं बॉर्डर शेयरिंग वगैरह को लेकर। और हरियाणा के अंदर पानी की ऑलरेडी कमी रहती है, तो इसलिए हरियाणा प्रॉपर पानी जो है वो रिलीज नहीं करता, वो होल्ड करके रखता है अपने पास पानी, तो इससे क्या होता है इकोलॉजिकल फ्लो भी जो है वो हैम्पर होता है। तो हम लोग को टारगेट किस पे करना है? इंडस्ट्रीज के ऊपर रेगुलेशन करना है और नदी का फ्लो जो है वो प्रॉपर तरीके से बरकरार रहे, तो उस पर जो है वो टारगेट करना है। अगर ये चीज की जाएंगी तब जाकर हम लोग को देखने को मिलेगा कि ये इस प्रकार की सिचुएशन जो है अमोनिया वाली ये यहाँ पर नदी पर नहीं होगी। गॉट इट? अंडरस्टैंडिंग इट? एंड गाइस बस आज के लिए इतनी ही न्यूज थी। एंड आप इस लेक्चर की पीडीएफ गाइस परचेज कर सकते हैं मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। न्यूज़पेपर के जो रेट है उससे भी कम मैं यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो विलेजेस गांव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। एंड इसी के हिसाब से ये रेट रखा गया है। एंड आप वॉलंटरी बेसिस पर आप जो चाहें जितना चाहें वो सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अब से रोजी रोटी मेरी जो है वो बस आप ही लोग हैं। आपके सपोर्ट से मैं काम करता रहूँगा निरंतर, और ये चैनल आपका जो है ये चैनल वो चलता रहेगा, क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं है। जैसे कि मैं पहले भी पढ़ाता था, आपसे यही बोलता था कि जो भी आपको चेंजेस करने हैं आप बताओ, उसके हिसाब से चेंजेस होंगे। और मुझे जो सब्सक्राइबर्स जो मेरे हैं जो अपने इस चैनल के लिए जो काम कर रहे हैं, जो मतलब जो भी आपको चाहिए रहती है आप जानते हो मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराता हूँ, राइट। जैसे कि लोगों ने बोला है कि सर एडिटोरियल करो, मैंने कहा हाँ करूंगा, बट कुछ समय बस आप रुक जाओ, 2-1 महीने में मैं स्टेबल हो जाऊं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं तो नहीं हो पाएगा अभी। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको बस वेट करना रहेगा। और देखिए पीडीएफ के लिए आपको जो पेमेंट्स वगैरह करने हैं उसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स पे देखिएगा, डिस्क्रिप्शन पर भी, और इवन पिंड मैसेज जो होता है ना वहां पर भी पूरी डिटेल्स आपके लिए मेंशन्ड है। एंड ये मेरा फेसबुक का पेज है, इस पर जाकर आप लाइक हिट कर दीजिए, यहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिए, जो भी चीज पूछनी है आपको यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड गाइस अब बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में जिसके लिए मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, राइट, बट फिर भी करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे कुछ चीजें पूछी हैं, मुझे उनका आंसर देना है, क्योंकि मैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ उनका आंसर देने के लिए। तो गाइज मुझसे मेरे स्टूडेंट ने एक पूछा था, मुझे मैसेज किया पर्सनली टेलीग्राम पे मेरे, तो उसमें बात हुई मेरी, और पूछने लगे कि सर आपने जो है क्यों छोड़ा है, वहाँ पर बोला जा रहा है कि आप 10 में से 2 न्यूज़ कवर करते हो। सो गाइज यू आर फ्यूचर आईएएस आईपीएस ऑफिसर, आने वाले समय के आप ब्यूरोक्रेट्स हो, ऑफिसर्स हो, आईएएस आईपीएस बनोगे आगे चल के। यू बेटर नो आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। एंड यू बेटर नो कि कोई भी एक बिजनेस जो होता है उनका काम क्या होता है कि कहीं अपने सब्सक्राइबर को जाने मत देना, राइट। वही तो बिजनेस होता है। बिजनेसमैन का काम क्या होता है कि उसके सब्सक्राइबर जा रहे हैं तो रोको, कैसे भी करके रोको, कुछ भी चीप पॉलिटिक्स खेलनी है खेलो, रोको। बट मेरा काम ऐसा नहीं है। मैंने ना किसी को बुरा बोला ना मैं बोलूंगा, मैं सिर्फ अपना काम करना जानता हूँ, जो कि है करंट अफेयर्स आपको देना, पढ़ाना। और मैं काफी सालों से ये काम कर रहा हूँ और मुझे यही करना है, तो इसलिए मुझे और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। मैं सामने वाले की रिस्पेक्ट करता हूँ पर्सनली, और वो हमेशा करता रहूंगा। सामने वाला मुझे जो कुछ भी बोले, अब वो ठीक है भाई, मैं तो हमेशा जिसने मेरे लिए किया है उसको मैं कभी नहीं भूलता। उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया था, उस प्लेटफॉर्म से मुझे लोगों ने जाना पहचाना, मैंने इंप्रूवमेंट किया। बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी हो गई थी कि निकलना पड़ा। अब मुझे बोला जाता है, मुझे बच्चे बोल रहे थे कि सर आपको चीटर बोला गया, तो अरे ठीक है बोलने दो यार, दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं। आपको खुद पता है अगर मैं चीटर होता तो क्या मैं अपनी प्लानिंग पहले से करके नहीं बैठा होता कि मुझे दूसरा चैनल खोलना है? खुद बताओ आप। मैं चीटर होता तो आप लोग को मुझे रेगुलरली, आप भले ही 1 महीने से फॉलो कर रहे हो, भले ही कम से कम, वैसे तो काफी लंबे समय से मुझे बच्चे फॉलो कर रहे हैं, मैंने क्या आज तक अपनी पर्सनल आईडी के बारे में बताया आपको? ये मेरी पर्सनल आईडी है फेसबुक की, आप मुझे फॉलो कर लेना। मैंने आपको जहां पर भी बताया कि अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप फेसबुक की उनकी आईडी जो ऑफिशियल आईडी उस पर बोला कि वहां पर पूछ लो, या फिर मैंने आपको बोला कि आप मुझे मैसेज कर दो, कहां पर? जो चैनल्स हैं वहां पर उनके। अब तो उनका मेरा हो गया है वैसे तो,
कभी था ही नहीं, मैंने हमेशा अपना ही बोला था चीज़ों को, बट जिस हिसाब से हुई चीज़ें खराब, अब मैं और खराब नहीं करना चाहता। ये सब चीप पॉलिटिक्स नहीं खेलनी गाइस। यू आर, आप सब कुछ हो। अब देखो, पहले जो था मैं बहुत सारे मतलब यानी कि मैं किसी और के लिए काम करता था। अब मैं आप लोगों के लिए काम करता हूँ। आप जैसा बोलोगे वैसा यहाँ पर होगा। आपने मुझसे सवाल पूछे, मैं उसका रिप्लाई दे रहा हूँ बस, क्योंकि आप ही लोग हो। अब आप जो मेरी रोजी रोटी चलाओगे, क्योंकि कि अब मैं पूरी तरह से जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ। आप जितना सपोर्ट करोगे उस हिसाब से ये चैनल जो है वो चलता रहेगा, और ये चैनल आपका है। सीधी बात, ये मेरा भी चैनल नहीं, ये आपका चैनल है, क्योंकि आप ही हो जिनके सपोर्ट से आज मैं जो है वो खड़ा हुआ हूँ, और आपने मुझे सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं जितना आपका थैंक यू बोलूँ उतना कम है। एंड ये सब बकवास बातें हैं यार, आपके पास इतना टाइम ही नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स और ये जो चल रही है हरकतें फालतू की, नहीं होना चाहिए। आप अपनी पढ़ाई करो, आपको जहां से अच्छा लगे वहां से पढ़ो। मैंने कभी आपसे ये नहीं बोला कि भाई मेरे पास ही आके देखो, हम ही कराएंगे सब, बेस्ट कंटेंट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग बेस्ट हैं जिनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सबके काम की, सब अपनी अपनी फील्ड में अच्छे होते हैं। मैंने कभी अपने मुंह से नहीं बोला कि यार मैं तो अच्छा हूँ और मेरे से अच्छा और कोई नहीं, मेरे प्लेटफॉर्म से बढ़िया और कोई, मैंने कभी नहीं बोला और ना मैं बोलूंगा, क्योंकि आई रिस्पेक्ट टीच एंड एवरीवन यार, सबके काम को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। और जो हुआ वो हुआ यार, अब छोड़ो, जाने दो, अब उस बारे में कोई अपन को डिस्कशन नहीं करना। अब अपनी मेहनत करो अच्छे से, बेस्ट तरीके से। मुझे अभी भी जो बच्चे आते हैं बोलते हैं कि क्या हो गया सर, कैसा हो गया। अब जिन बच्चों को नहीं पता, अब वो तो पूछेंगे, अब वो उस कोई कर नहीं सकता अब कुछ, क्योंकि बेचारों को वो रहता नहीं कि, क्योंकि सबके पास एक इमोशनल अटैचमेंट था कि यार हम एक टीम का हिस्सा है, हम बढ़िया है, ऐसा है वैसा है। बट जो हुआ चलो ठीक है। एंड ऐसा भी नहीं है गाइज, देखो मुझे पर्सनली जो है वो एक बच्ची ने लिखा था, अभी मैं उनका नाम नहीं बोलूंगा अगर, और मैं ऐसा कुछ उनका प्रूफ वगैरह भी नहीं दिखाने वाला, आप डरिएगा मत। बट आप अगर मैसेज करना चाहो तो आप कर लो नीचे कमेंट बॉक्स पर। मैं ऐसा फेक भी नहीं बोल रहा हूँ अपने मन से घुमा फिरा के कि जो है वो सामने से मेरे पास ये चीज़ आएगी। एक बच्ची थी, एक स्टूडेंट थी मेरी, उन्होंने लिखा कि सर अच्छा हुआ आपने, आपके साथ ये सब घटना हुई, तो अब मुझे जो है वो बिलीफ नहीं हो रहा है, तो अब मुझे उनका पेड कोर्स परचेज नहीं करना है। मैंने उनको साफ साफ बोला कि नहीं नहीं, ऐसा मत करो, आप अपने हिसाब से देखो, जज करो, और उसके बाद फिर परचेज करो। और चीजें अच्छी हैं, मैंने कभी किसी की चीज को बुरा नहीं बोला यार। और मुझे सामने वालों ने एंड डे तक बोला कि तुम बेस्ट हो, तुम अच्छे हो, और जैसे ही मैं हटा वैसे ही चीजें बोलना ऐसी शुरू कर दी। मतलब जब तक मैं साथ में हूं तब तक अच्छा हूं, जब तक साथ में नहीं हूं तब मैं बेकार हो गया, मैं चीटर हो गया। अरे छोड़ो ना यार ये सब बातें, यार क्यों अपन ये सब बातें कर रहे हैं। और मुझे अगर ये सब करना होता तो पहले दिन ही, अगर मुझे ये जो सब्सक्राइबर गेन करने होते या नौटंकी दिखानी होती इस प्रकार की जो यूट्यूब में चलती है, आपको पता होगा, ऐसी नौटंकियां कि रोने वाली शक्ल बना के खड़े हो गए कि अरे यार हमें तो निकाल दिया, ये कर दिया वो कर दिया, ये काम ही नहीं है। काम क्या है, पढ़ाने का है। फायदा किसका होगा, मेरे सब्सक्राइबर का होगा। काम किसके लिए मैं कर रहा हूँ, मेरे सब्सक्राइबर के लिए कर रहा हूँ। अब आप हो मेरे एम्प्लॉयर, आप जैसा बोलोगे वैसा होगा, और उसी हिसाब से ये चैनल चलेगा। और अब से ये चैनल जो शुरू हुआ है, आपको पता होगा इस जिस दिन मैंने एंड किया उस दिन नेक्स्ट डे जो है वो आप लोग के लिए वीडियोस यहाँ पर रखे हुए हैं, उसी दिन नेक्स्ट डे से। और उसमें भी ऐसा कुछ मैंने वो ब्लेम गेम या ऐसे इमोशनल होके सिंपैथी वाली बात ही नहीं करी। हर्ट हुआ हूं, मैं बहुत हर्ट हुआ हूं, बट अब ठीक है, अब जाने दो, अब जो हुआ पास्ट हो गया। अब अपन आगे की प्लानिंग करते हैं, आगे का करते हैं। सो जो भी आप जैसा बोलोगे वैसा चलता रहेगा, और बढ़िया करेंगे अपन जैसा करेंगे। और सब अपनी जगह अच्छे हैं, किसी को आपको बुरा नहीं बोलना है, किसी को नेगेटिव नहीं करना है, अनसब्सक्राइब नहीं करना है। ये सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब का गेम ही नहीं है। ये गेम क्या है, जहां से आपको चीजें अच्छी मिल रही है वहां से लो, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। स्टडी IQ से आपको अच्छे वीडियोस मिल रहे हैं, आप वहां से लो। अन अकेडमी से अच्छे वीडियो मिल रहे हैं, वहां से लो। कोई प्लेटफॉर्म बुरा नहीं होता। अन अकेडमी में भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आप उनसे पढ़ सकते हो। स्टडी IQ में बहुत अच्छे टीचर्स हैं, आप खुद भी जानते हो यार, मैं क्या बता रहा हूँ। यू पीपल बेटर नो यार, यू गाइस आर फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स। मैं मेरे बोलने से थोड़ा कुछ होगा। चलो एनीवेज, अब आपका टाइम ना वेस्ट करते हैं, आप तैयारी करो अपनी, मैं अपना लेक्चर बनाऊंगा। और जो भी आपको मुझसे पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर हूँ यार, ना मैं कोई न्यूज स्किप करी थी, और न्यूज स्किप करने का तो केस था ही नहीं। बट एनीवेज चलो ठीक है, अपन प्रैक्टिकली चलते हैं और अपन अपने काम से काम में मतलब रखते हैं, छोड़ो जाने दो। राइट, सबका भला हो, अपन यही उम्मीद करते हैं, और अच्छा रहे सब कुछ। चलो गाइस, एंड थैंक यू अगेन फॉर सपोर्टिंग मी, और इसी प्रकार से अपना सपोर्ट बनाते रहिए, ऐसे ही चलते रहेंगे, अपन काम करते रहेंगे निरंतर। और अपने इस चैनल को करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया है बेल आइकन पे हिट कर दीजिए। आप ही का चैनल है, जैसा आप बोलेंगे वैसा होगा। अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक कल गाइस देखो, कल संडे है, कल के दिन डेली न्यूज एनालिसिस नहीं आती है, बट मैं कोशिश करूंगा कल के दिन न्यूज जो है वो उसकी आपको एक क्विज प्रोवाइड कराऊं। मैं कोशिश इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि अभी 3 दिन ही हुए हैं अभी चैनल को। मुझे कल के दिन कुछ बहुत सारी चीजें एडजस्टमेंट करनी है। अच्छा, एक और चीज बतानी थी आप लोगों को, काफी सारे बच्चे पेमेंट्स को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, तो मैंने आपको बताया जैसे डिस्क्रिप्शन पर पूरी चीजें हैं। एंड फोन पे और गूगल पे भी काफी सारे बच्चे अभी बोल रहे थे कि सर उससे हम कर सकते हैं क्या। तो
गाइस देखो, जो गूगल पे जो है ना, उसमें यूपीआई का ऑप्शन आता है, सेम गोज विद फोन पे। तो यूपीआई आईडी मैंने वहां पर रखी हुई है, तो आप उससे चाहें तो आप कर सकते हैं। बाकी मुझे कुछ समय दीजिएगा, मैं पूरी चीज जो है वो अरेंज करता हूँ कि आपको जो है वो किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए मुझे सपोर्ट करने के लिए। और मैं थोड़े दिन में जो है वो कुछ करता हूँ, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है मेरे यहाँ पर, अभी सब चीज लॉक्ड है, अभी लगेगा एक आधी हफ्ता, उसके बाद फिर मैं बैंक वगैरह जाकर पूरी चीज जो है वो अपनी करवा दूं। क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था ना ऐसा कुछ हो जाएगा, मुझे अलग से पूरी ये सब चीजें करनी पड़ेगी। बट क्या करें यार, सर्वाइवल जरूरी है, आप सभी लोग समझते हैं और आप सभी लोग जानते हैं, और इसीलिए मैंने जो रेट भी रखा गया है यहाँ का, सिर्फ इतना रखा है कि यार मैं सर्वाइव कर पाऊँ बस, और कुछ नहीं। चलो एनीवेज गाइज, अब हम लोग मिलेंगे परसों मंडे को। कल आपके लिए मैं ये 3 वीडियो जो मैंने अभी तक दिए हैं उसकी एक कंपाइलेशन दे दूंगा, एक सिंगल वीडियो में आपको मिल जाएगा। और कल ही कोशिश की जाएगी कि कल मैं क्विज कंडक्ट करूं, और अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, अगले संडे से जो है वो अपन क्विज भी जो है वो रखेंगे। मैं क्विज भी यहाँ पर लेकर आऊंगा, वीकली क्विज आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाएगा हर वीक, और धीरे धीरे करके चीजें जो है वो स्टेप अप अपन करते जाएंगे, ठीक है। जैसे ही मैं थोड़ा चीजों से हटता हूँ, इन्वॉल्व होता हूँ, और ये जो चीज जो रोज रोज मुझे डिस्टर्ब कर रही है, अब मैं डिस्टर्ब होना नहीं चाहता, मैं अपने काम से काम में मतलब रख रहा हूँ। एंड आप लोग अगर पीडीएफ को लेकर अगर मुझे कॉल करते हैं गाइस, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एक बार पीडीएफ पूरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करके, पीडीएफ की आपने पेमेंट वगैरह कर दी, सब कर दिया, उसके बाद आप 24 घंटे का बस वेट कर लो। वैसे आपको इतना लंबा वेट करना भी नहीं पड़ेगा, मैं मुश्किल से 5-6 घंटे 7 घंटे में आपको रिप्लाई करूंगा, राइट। द रीजन भी आप मुझे फोन करोगे, मैं अगर लेक्चर बना रहा हूँ, पीडीएफ बना रहा हूँ, तो वो क्या होगा कि मैं मेरा पूरा फोकस रहता है ये कंटेंट मेकिंग पर, मेरे पास और कोई टाइम नहीं है मतलब दूसरी चीज करने का। अगर मैं इस प्रकार से इन्वॉल्व होता रहूंगा तो चीजें खराब हो जाएंगी, राइट। तो इसलिए आप थोड़ा बस पेशेंस रखना, आपको पूरी चीजें जो है वो मिलेंगी, इस बात की मेरी गारंटी। 4-5 घंटे में आपके पास रिप्लाई आ जाएगा, तो मेरे लिए 4-5 घंटे तो वेट कर सकते हो ना। तो चलो एनीवेज, अब हम लोग मिलेंगे मंडे को, तब तक लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।